गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग 11th क्लास का जो चैप्टर 6 है ज्योग्राफी का सोइल, जिसे हिंदी में हम लोग मृदा का नाम देते हैं, तो आज हम लोग बेटा इस चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, मृदा वाला चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, इसकी तकरीबन कम से कम 2 वीडियो ज़रूर बनेंगी बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता लगाना है कि आज की वीडियो में हम तकरीबन कितना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बेटा कि हम लोगों ने इस मृदा की क्या डेफिनेशन दी। पहले इसकी डेफिनेशन को समझने का काम करेंगे। इसके बाद आएगा कि इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं बनते वक्त। ठीक है, इसके हम विभिन्न तरह के प्रकार भी पढ़ेंगे कि कितनी तरह की मृदा या मिट्टी होती है। और आप लोगों के 2 छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ेंगे बेटा। एक है मृदा अवकर्षण, एक है मृदा अपरदन। यानी आज ये 4-5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जिसके लिए हम लोग शुरू करते बेटा, सबसे पहले तो हम ये समझाएंगे कि मृदा आखिरकार होती क्या है। ठीक है, मृदा। अब तुम ये कहोगे कि मैम हम तो डेली सुबह जाते हैं पार्क वार्क में और दुनिया भर की मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर ही हम लोग घूम के आते हैं। ठीक है, वहीं हम लोग खेल के आते हैं। ठीक, या फिर किसी खुले मैदान में चले जाते हैं, उसकी जो ऊपरी परत है वो मिट्टी ही है। मैम बिल्कुल सही है बेटा, जो आप कह रहे हो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ज्योग्राफी के लेवल से अगर हम मिट्टी को पढ़ें तो उसके लिए आपको बेहद ज़रूरी है ये सारी चीज़ें सीखना कि आखिरकार मृदा सही मायनों में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मृदा समझाने के लिए तुम्हें छोटी सी चीज़ समझा रही हूँ बेटा कि जैसे मान लो आप लोगों की ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी में बिल्कुल बीच में ये करोड़ है। ठीक है, जिसको आप लोग कोर बोलते हो इंग्लिश में। और इस लेवल से इस लेवल तक का जो ये हिस्सा है ये आप लोगों का मेंटल कहलाता है ना। और इसके जो ऊपर की तरफ है ये आप लोग कहते हो, हिंदी में हम इसको बोलते हैं भूपर पट्टी और इंग्लिश में आप लोग इसको क्रस्ट बोलते हो। ठीक है, यानी कि ये आप लोगों की सारी की क्रस्ट वाला इलाका है। अब आपकी मिट्टी इस ही इलाके में पाई जाती है, यानी भूपर पट्टी पर मिलती है। लेकिन सीधी सी बात एक और है बेटा कि जो ये ऊपर वाले हिस्से में जो ये मिट्टी आप लोगों को मिल रही है, ये जो मिट्टी मिल रही है, इस मिट्टी का सिर्फ ये ऊपरी हिस्सा जो है केवल यही आपका सॉइल कहलाता है। ठीक है, ये नहीं है कि इसके नीचे मिट्टी नहीं है, लेकिन जो सबसे ऊपरी छोर है बेटा वो आपकी सॉइल है, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो, अध्ययन करने वाले हो। इस सॉइल के नीचे बहुत सारी और भी परतें होती हैं, और भी बहुत सारी परतें होती हैं। और जो वो और सारी इतनी सारी जो परतें हैं मृदा की आपकी, ये आप लोगों की फैक्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिंपल ये पढ़ना है कि जो भूपर पट्टी पर सबसे ऊपरी परत है वो सॉइल की है, यानी कि मृदा की है। ठीक है, अब सीधी सी बात है बेटा कि बनती कैसे है मृदा, आखिरकार बनती कैसे है। तो सबसे पहली बात तो ये कि चट्टानों के टूटने से बनती है। सिंपल सा है। मैंने किसी 6ठी क्लास के बच्चे से पूछूंगी वो भी ये कहेगा मैम चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। भाई 50% वो बच्चा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चट्टानों के विखंडित हो जाने से, विखंडित यानी कि टूट जाने से मृदा का निर्माण होता है। लेकिन केवल इसी की वजह से नहीं होता, बहुत सारे जैविक क्रियाएं भी होती हैं जो विभिन्न तरह से टाइम के हिसाब से अपना काम करती रहती हैं, और उसी के अनुसार आप लोगों की मृदा का निर्माण होता चला जाता है। अच्छा चलो, अब हम वो पढ़ते हैं जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। भाई मुसलमानों में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनके संस्कारों में है कि व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, व्यक्ति को दबाया जाता है जमीन के नीचे। ठीक है, अब दबा दिया बहुत सारे सालों बाद, मान लो कभी उस जगह की खुदाई हुई, तो अगर उसमें से बचा है तो उसका सिर्फ कंकाल निकल के आएगा। उसका जितना हार्ड मास है, ये जो शरीर पे और चीजें हैं, ये आप लोगों को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 कन्वर्ट हो चुकी हैं और वो मिट्टी का रूप ले चुकी हैं। या फिर पतझड़ का मौसम आता है। ठीक है, वैसे भी बाग बगीचे दुनिया भर के आप लोगों के, अगर पत्ते टूटकर धरती पर गिर जाते हैं,
ठीक है। मान लो कोई पर्टिकुलर इलाका है, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए बेटा ये मान लो पर्टिकुलर इलाका है, उस इलाके पर बहुत सारे आप लोगों के पेड़ के जो पत्ते हैं वो टूट टूट कर गिर गए, वो एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है। अब उस इलाके पर सूरज की धूप भी पड़ेगी, बारिश भी पड़ेगी, आपकी तेज तेज हवाएं भी चलेंगी, यानी जो आपके इन्वायरमेंट में गतिविधियां हो रही हैं उस वाले हिस्से पर असर डालेंगी, ठीक है। और वही सारी चीजों की ये जितनी भी चीजें उस पर्टिकुलर इलाके पर पड़ रही है कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं करेंगी, और वो जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होंगी वो धीरे धीरे करके उनको मिट्टी का रूप देने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है कि मृदा आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। देखो, मृदा भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले, भूपृष्ठ यही है भाई हमारा, ठीक है। मृदा भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है, यानी संगठित तो नहीं है, संगठित है, कहीं कम है, कहीं फालतू है, कहीं बिखरा पड़ा है, कहीं पर ढंग का है। तो असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टानों के बारीक कणों, यानी कि चट्टानों के टूटने से बारीक कणों के रूप में आई, या फिर ह्यूमस के निर्माण से बनती है। क्यों? क्योंकि भूपर पट्टी के ऊपर ये आप लोगों का ह्यूमस वाला पोर्शन, यार ये ह्यूमस और कहाँ है वो बताते हैं आप लोगों को। मेरे हिसाब से इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। इसके बाद बेटा कि मृदा का जब निर्माण होता है तो उसको कम से कम 6 कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी ये फैक्टर्स हैं आप लोगों के जो मिट्टी के बनने में काम बहुत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका उच्चावच या भूमि का ढलान, जिसे रिलीफ बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि सबसे पहले बेटा भूमि की जो आकृति है, भूमि का जो आकार है, ऊंचा है, नीचा है, ढलान वाला है, ये सब भूमि को मृदा को बनने में बड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैं इनको समझाने के लिए एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। मान लो भूमि समतल तो ऐसे है, लेकिन कई जगह मान लो ये ऐसी है, तो बारिश बहुत ज़्यादा मान लो उस इलाके में पड़ती है, काफ़ी बारिश आती है, काफ़ी तेज़ तापमान भी रहता है, तो उस इलाके से जब भारी बारिश आती है तो वो जो परत है वो बहती हुई नीचे आ जाती है, ठीक है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो कुछ तो ऊपरी परत बह कर नीचे बह जाती है पानी के साथ, और ऊपर से तेज तापमान भी उस पर असर डालता है। अब इन दोनों के प्रभाव से जो मिट्टी बनेगी वो तुम्हारी लेटराइट किस्म की होगी, वहाँ जलोढ़ हो ही नहीं सकती, ठीक। यानी कि भूमि का उच्चावच या फिर भूमि का ढाल, ये दोनों चीजें मिट्टी किस तरह की निर्मित होगी उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा क्लाइमेट है तुम लोगों का, जलवायु आप लोगों की कैसी है। जलवायु 101% आपकी बहुत असर डालती है। मान लो आप लोगों का लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है, लद्दाख को हम कहते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, या फिर सहारा मरुस्थल जो कि आप लोगों की अफ्रीका में है, तो वहाँ हम लोग ये कहेंगे कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, या हम लोगों का रेगिस्तान वाला इलाका ले लो तुम लोग राजस्थान में, ठीक। तो ये जो तुम्हारा रेगिस्तानी इलाका है गर्मी के कारण बना है, पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ जो मिट्टी बनी वो बालू रेत बनी। हवा तेज चलने दो, टिब्बों का रूप तभी ले लेते हैं, यहाँ से उठती हैं दूसरी जगह टिब्बा बना लेती हैं, इधर से उठती हैं दूसरी जगह टिब्बा बना लेती है। यानी ये क्यों है? क्योंकि वहाँ का बेटा क्लाइमेट ही इतना गर्म है कि वो पानी को उस मिट्टी के अंदर टिकने ही नहीं देता, इसीलिए उस इलाके की मिट्टी बालू के किस्म की पाई जाती है, ठीक है। या फिर तुम ठंडा मरुस्थल का नाम ले दो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन बेटा 24 घंटे बर्फ ठंड की वजह से जो आपकी ज़मीन पर बिखरी हुई मिट्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मोटे कणों की, और देखने में अगर कहा जाए तो बड़े डार्क कलर की नज़र आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है जो इस तरह की जलवायु बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद चट्टानों की संरचना है बेटा तुम्हारा, यानी कि कहीं ना कहीं इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा फिगर बनाती हूँ। मान लो आप लोगों की ये जो सबसे निचली परत होती है मृदा की, ठीक है, इस नीचे वाली जो आप लोगों की संरचना है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप लोगों की मृदा बनेगी, यानी मृदा में भी ऊपरी पार्ट ही बनेगा। ठीक है, मैंने कहा था ना कि मृदा की कई सारी परतें होती है, तो सबसे ऊपर वाली में ह्यूमस बनेगा। ठीक, जो सबसे ऊपर वाली में ह्यूमस बनेगा उसे प्रभावित करेंगी ये आप लोगों की इसकी निचली संरचना, यानी जो पत्थर या फिर जो टाइट आप लोगों की मिट्टी की परत जो सबसे नीचे वाले हिस्से में है, उसके ऊपर वाली जितनी भी परतें बनेंगी वो उसी को टारगेट करती हुई ही बनेंगी। ठीक है, अगर मैं सिंपल तौर पर ये कहूँ कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, यानी ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 100% वैसे ही होते हैं, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं पेरेंट्स की खूबियाँ कमियाँ बच्चों के अंदर आ जाती हैं। ठीक वैसे ही चट्टानों की संरचना आप लोगों की जो जमीन के बिल्कुल निचले वाले छोर पर जिस तरह की संरचना बनी हुई है ऊपर पट्टी पर, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊपर वाली मिट्टी को बनने पर भी असर डालती है। ठीक है, इसके बाद बेटा प्राकृतिक वनस्पति आप लोगों की बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति जहाँ पर दुनिया भर के पेड़ पौधे और ये मिलेंगे, वहाँ की जो मृदा होगी वो काफ़ी टाइट फॉर्म में, काफ़ी बिखरी और बिछी हुई, ठीक है, और काफ़ी उपजाऊ भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति बेहद असर डालती है। तेज बारिश होती हो मान लो वहाँ पर, तेज धूप भी पड़ती हो वहाँ पर, आपके बहुत सारे पेड़ पौधे भी हो वहाँ पर, तो वहाँ की भूमि और एक रेगिस्तान वाले इलाके की जो मृदा होगी, उन दोनों में रात दिन का अंतर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा अन्य प्राणियों का सहयोग तथा समय, बिल्कुल सही है भाई। हमेशा जब भी हम किसी भी तरह की मृदा के बारे में पढ़ते हैं तो बिल्कुल असर है कि जो अन्य प्राणी हैं पृथ्वी के, वो भी अपने लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं आपकी मृदा को प्रभावित करते हैं। और जो टाइम पीरियड है, यानी जितना ज़्यादा समय वो मिट्टी बनने में लेगी, वो उसी फॉर्म में निर्मित होती जाएगी। जिस तरीके से हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए जो पुरानी मृदा है वो हमेशा दबती हुई चली जाती है, उसके ऊपर हमेशा नई परत बनती हुई आ जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा कि मृदा का अवकर्षण क्या है। अवकर्षण, ये मेरे हिसाब से 5-6 पॉइंट आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। मृदा का अवकर्षण मीन्स एक भूमि उपजाऊ है, एक भूमि बहुत उपजाऊ है, और उस यानी वो उपजाऊ क्यों, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, इसलिए हम कह देते हैं डायरेक्ट कि भूमि बड़ी उपजाऊ है। ठीक है, लेकिन उस मिट्टी से अगर धीरे धीरे उर्वर क्षमता यानी उपजाऊपन अगर धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा, यानी उपजाऊ मृदा में अगर आपकी धीरे धीरे अनुपजाऊ होती चली जाएगी, तो हम उसको कहते हैं मृदा का अवकर्षण। ठीक है, एक होता है बेटा मृदा अपर्दन। अपर्दन शब्द का मीनिंग होता है कटाव, यानी मिट्टी का कटाव। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि ढलान पे थी आप लोगों की मिट्टी और खूब तेज बारिश आती है, ऊपरी परत आपकी बह जाती है। जो ऊपरी परत उपजाऊ होती है वो तो बह ही जाती है, तो जो ऊपरी परत चादर की तरह उतरती हुई चली गई, इसको हम कहेंगे मृदा का अपर्दन होना, यानी मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, इसके बाद बेटा मृदा का वर्गीकरण करते हैं हम लोग कि मृदा आखिरकार कितने रूपों में बटी होती है। हम इसमें 8 पढ़ेंगे, 6 तक आप लोगों ने 10th में भी पढ़े हैं, 7th और 8th ये थोड़े थोड़े नए नए नाम देखने को मिलेंगे आप लोगों को। जैसे कि फर्स्ट है बेटा आपकी जलोढ़ मृदा, या इसको जलोढ़क मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा बेटा वो मृदा होती है जो नदियों और नहरों द्वारा लाए गए गाद से निर्मित होती है।
ठीक है, यानी जिन इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में पानी के स्रोत है तो पानी जहां जहां से बहता हुआ आएगा अपने साथ गाद लेके आएगा, और मैदानी इलाकों में छोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जो वो पीछे गाद छोड़ेगा ना वो बहुत ज्यादा विभिन्नताओं वाला होगा, जो धीरे धीरे करके वहां पर जलोढ़क मृदा का निर्माण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सीखने की है कि जो जलोढ़ मृदा ये सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, आप लोगों के गेहूं हुए, चावल हुए, गन्ना हुआ, ये ऐसी जलोढ़क मृदा में काफी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। आप लोगों के जितना भी गंगा का प्रदेश है, यानी गंगा का मैदानी प्रदेश आप लोगों का पूरा यूपी है, ठीक है, बिहार है, कुछ हिस्सा आप लोगों का जहां से वो निकलता हुआ झारखंड से निकल के जाता है, तो इन इलाकों में जलोढ़क मृदा पाई जाती है और बेहद बड़ी मात्रा में किसान उस इलाके में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जलोढ़ मृदा दो तरह की होती है बेटा, खादर और बांगर। खादर जो जलोढ़क होती है उसको हम लोग नई जलोढ़क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर काफी कम मात्रा में होते हैं, जिसके कारण इसमें उपजाऊ क्षमता और ज्यादा होती है। लेकिन बांगर को पुरानी जलोढ़क बोलते हैं। पुरानी जलोढ़क बोलने का रीजन है कि इसमें कंकड़ पत्थर थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, जितने उर्वर क्षमता खादर में उतनी बांगर में नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा काली मृदा है, ब्लैक सॉइल जिसको आप लोग बोलोगे। जो काली मृदा है 10th में भी पढ़ा था हम, इसको रेगर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, इस मिट्टी का कलर पानी अत्यधिक होने की वजह से ब्लैक नजर आता है। ठीक है, पूरा ब्लैक नहीं होता, जैसे ब्लैक कलर होता है वैसा नहीं, यानी मिट्टी का कलर बहुत डार्क हो जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं ये काली मिट्टी है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि बेटा जो काली मिट्टी उसमें पानी सोखने की क्षमता या पानी को अपने अंदर लंबे समय तक रखने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे कि कपास का पौधा हुआ, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का चावल हुआ, ये ऐसे फसलें हैं जिनके पौधों को काफी लंबे टाइम तक काफी ज्यादा पानी चाहिए। तो काली मिट्टी में आपका कपास बहुत बढ़िया उगाया जाता है। ठीक है, आप लोगों के पूरा महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, MP का भी बहुत बड़ा क्षेत्र, इन इलाकों में सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद लाल और पीली मृदा बेटा। लाल, कोई भी मिट्टी लाल कलर की कब नजर आती है? जब उसमें लौह अंश ज्यादा होते हैं, लोहे के अंश ज्यादा पाए जाते हैं। अब मिट्टी में लोहे के अंश है, ठीक है, ऊपर से सूरज का प्रकाश गिर रहा है, जब वो उस मृदा पर गिर रहा है तो वो मृदा आप लोगों की रेड कलर की दिखनी शुरू हो जाती है। और मान लो उसी मृदा में अगर हम लोगों ने डाल दिया पानी, यानी उसी मृदा में अगर पानी का स्रोत भी मिल जाता है तो वो हमें लाल की बजाय वो पीली दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले उसमें लौह अंश तो पहले से ही थे, ऊपर से पानी के यानी पानी के विद्यमान होने की वजह से सूरज के प्रकाश में वो पीली नजर आनी शुरू हो जाती है। बहुत उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन हाँ उर्वरकों का इस्तेमाल करके इसमें खेती बाड़ी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद बेटा लैटराइट मृदा है। लैटराइट मृदा वो मृदा है जो उपजाऊ परत के बह जाने के बाद पीछे बसती है। ठीक है, वही फिर ये कहोगे कि मैम एक एग्जाम्पल आपने 3 जगह फिट कर दिया है। भाई अगर ये ढलान वाला इलाका था, यहाँ बारिश बहुत तेज हुई है, तो यहाँ से उपजाऊ जो मृदा वो बह कर निकल गई है। इसके बाद जो यहाँ पर मृदा बची है, जो मृदा यहाँ पर बची है, उस मृदा में उर्वरक डालकर, रासायनिक खाद डालकर हम खेती कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उपजाऊ वाला हिस्सा तो बह चुका है। अब उसे और उपजाऊ बनाने के लिए हमें उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बेटा काजू की खेती बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, राजस्थान में जो पाई जाती है, रेगिस्तानों में जो पाई जाती है, जिसको हम टोटली बालू रेत बोलते हैं, जिसमें पानी सोखने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इलाके में खूब सारी बालू मिट्टी को डाल दूं,
ठीक है, मैं एक बार उसमें पानी डालूंगा ना ऐसे घिचपिच हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आधे घंटे के बाद ही देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहां तूने पानी डालना भी नहीं था। और 2-4 घंटे के बाद तो वो दोबारा से इतनी सूखी सूखी हो जाती है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय मृदा है जो बालू के रूप में हमें मिलती है। इसमें किसी तरह की उपजाऊपन नहीं होता बेटा। इसमें अगर हमें पेड़ पौधे मिलते भी हैं तो वो सारे के सारे कांट कटीले वाले मिलते हैं। तुम्हारे कैक्टस का पौधा है, ठीक है, या फिर किक्कर का पेड़ है, ये ऐसी चीजें जिनके पत्ते बहुत फैलाव वाले नहीं होते। ऐसे ही आप लोगों को ज्यादातर वनस्पति मरुस्थलीय मृदा में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है बेटा वन मृदा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फॉरेस्ट में पाई जाने वाली मृदा, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आप लोगों के प्राणी जगत भी वहीं पर रह रहा होता है। सूरज का प्रकाश खूब गिरता है, आपकी तेज हवाएं चलती हैं, खूब बारिश होती है उस इलाके में, तो वन वाला हिस्सा उपजाऊ ही रहता है। ज़ूमिंग कृषि याद दिला दूं, आप लोगों ने आदिकालीन कृषि में ज़ूमिंग कृषि को पढ़ा है, ठीक है, या फिर 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने ये कृषि, कि ज़ूमिंग कृषि वो कृषि होती है जिसमें वन के एक हिस्से को पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, वो सूखने के लिए वहीं छोड़ दिए जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो उसमें लगाई तिल्ली और आग जला दी, उससे जो राख बनी वो राख उसी इलाके में खुरपे के माध्यम से मिट्टी के अंदर मिला दी और उसी पे हमने कृषि कर ली। ठीक, 4-5 साल के लिए हम आसानी से वहाँ कृषि कर सकते हैं। उसके बाद वो अनुपजाऊ यानी धीरे धीरे उसके इलाके की मृदा का अवकर्षण होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मृदा का उपजाऊपन कम होना शुरू हो जाएगा। और जब मृदा का उपजाऊपन कम होना शुरू हो जाएगा तो भाई हमारे आदिवासी लोग उस जमीन को छोड़ देंगे, वन के किसी और इलाके में जाकर उसको फिर साफ कर लेंगे, फिर ज़ूमिंग कृषि करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वन मृदा बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को उत्तराखंड या MP में मिलती है। ठीक है, इसके बाद लवण मृदा है। लवण यानी जिस मृदा में लवण यानी कि नमक पाया जाता है, ऐसी मृदा में कितने ही जतन कर लो, कितनी प्रौद्योगिकी डाल लो, कितना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, भाई उपजेगा नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो नमक युक्त है, सांद्रता लिए हुए, जिसकी वजह से उस इलाके में किसी भी एंगल से पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते। यहाँ पर केवल द्वितीयक और तृतीयक यानी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटियां ही हो सकती हैं। ठीक है, लास्ट बेटा तुम्हारा पिटमय मृदा। पिटमय मृदा, पिटमय मृदा वहां होती है जहां साल भर खूब तेज बारिश होती है, खूब तेज तापमान पड़ता रहता है, जिसकी वजह से वो जो जमीन है, जो मृदा है आप लोगों की, वो गाढ़े